तो फ्रेंड्स, हमारी मदर्स जो होती हैं वो बेसिकली एक जमा करने की आदत से ग्रस्त होती हैं। आपने सुना होगा कि हस्बैंड्स जो भी इनकम लेकर घर में आते हैं उसमें से छोटे छोटे अमाउंट को 5%, 4%, 10% जो भी मिलता है घर चलाने के लिए उसमें से भी स्टील करके, एक्सट्रैक्ट करके, बचा के, सेव करके एक जगह उस अमाउंट को जमा करती रहती है। और अल्टीमेटली वो किसके काम आता है? हमारे आपके जैसे बच्चों के काम आता है, उनकी पढ़ाई में काम आता है, उस हाउस होल्ड के ओवरऑल डेवलपमेंट जहाँ पर पैसे की कमी पड़ सकती है या जहाँ पर सुविधाओं का नहीं, स्रोतों का, रिसोर्सेज का अभाव पड़ सकता है, कमी हो सकती है। These mothers save all that money by extracting and it is ultimately used in the development of that household only. वो जो माँ की भावना है उसी से प्रेरित एक फंड है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। छोटी सी बातें आपसे कहनी है दो शुरू करने से पहले वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट आप करेंगे मुझे बहुत खुशी होगी। आई विल बी एब्सोल्युटली ओवरवेल्म्ड रिसीविंग योर कमेंट्स। क्या करना है इस पेपर में, कैसे करना होगा, इससे रिलेटेड सवालों को जवाब कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने की। इसके अलावा ये दो लिंक्स हैं, इसको आप अच्छे से देख लें। मुझे लगता है अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो इससे बेटर रिसोर्स कोई हो ही सकती इस टॉपिक को पढ़ने की। एक तो ये लिंक है आपके सामने और एक दूसरा लिंक है ये। इन दो लिंक्स में आपको यूएसओएफ के बारे में और आपको उसके एग्रीमेंट जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में भरपूर जानकारी मिल जाएगी। कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है इन्फॉर्मेशन वो अभी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, कुछ डिस्कशन करेंगे एंड आई एम श्योर आपको वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगा और आपके काम की भी होगी। इसके अंदर से रिलेटेड कुछ चीज़ें पीडीएफ वगैरह जो हैं, आप मेरा ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जो मेरा ऐप होगा उस पर आपको मिल जाएंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है और एक एप्लीकेशन है एड्यूथाला, जो कि मेरा एप्लीकेशन है। मैं वहाँ पर उन सबको पोस्ट कर दूंगा, तो आप ये जो एप्लीकेशन है ना इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, शायद आपके काम की होगी तो बढ़िया रहेगा। दिस इज़ माई एप्लीकेशन, आप इसको सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स मौजूद हैं। यहाँ पे बात हो रही है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की। आप जानते हैं इस समय इंडिया में बेसिकली 4 यूएसपीज यानी यूनिवर्सल सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिनका नाम है वोडाफोन, जिसको वोडाफोन आइडिया कहते हैं, एयरटेल है हमारे पास, बीएसएनएल है हमारे पास और जियो है। तो ये 4 कंपनियां हैं जो मेजर चंक है। यही 4 कंपनियां हैं जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से संभाले हुए हैं। शहरों में रहते हुए व्हेन वी लिव इन सिटीज हमें इजीली इन सभी के नेटवर्क्स, इन सभी की सुविधाएं मिल जाती है। लेकिन कभी कभी हम ट्रेन में जा रहे होते हैं, किसी ग्रामीण, रूरल, बैकवर्ड इलाके में होते हैं, रिमोट एरियाज में होते हैं, वहां पर हमको सर्विस, हम कहते हैं नेट चला गया, नेट नहीं आ रहा है, सिग्नल नहीं आ रहा है। यही सब समस्याओं को हल करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड बनाया गया। बेसिकली इशू ये है कि जो रूरल एरियाज होते हैं, जो रिमोट एरियाज होते हैं, वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम होती है और जो कंपनियां वहाँ पर काम कर रही हैं उनको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में और उनको लेटर ऑन ऑपरेशंस करने में इतना ज़्यादा नुकसान होगा कि वो वहाँ पर टोटली टेलीकम्युनिकेशंस को डेवलप करने से पीछे हट जाती हैं। शहरों में तो देखिए बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, मेट्रो सिटीज में बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। इंफ्रा के नाम पे चीजें अगर बनानी भी पड़ेंगी तो वो उसका जो रेवेन्यू आएगा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स की वजह से उससे इवन आउट हो जाएगा। लेकिन जब हम गांव की बात करते हैं, एक विलेज के अंदर 250 to 300 लोग रहते हैं, वहां पर एक टावर लगाने का खर्चा शायद जिंदगी भर कोई टेलीकॉम कंपनी पूरा नहीं कर पाएगी। उसी को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड बनाया। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो हमारे यहाँ पे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप जितना भी रेवेन्यू कमाओगे, रेवेन्यू अभी मैं लेमैन की भाषा में बोल रहा हूं, जितना भी रेवेन्यू आप कमाओगे उस रेवेन्यू का 5% हिस्सा जो है हमें आपको देना पड़ेगा, जो हम यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में डालेंगे एंड वी विल यूज दिस फंड टू डेवलप टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू आउट द कंट्री। ये वही भावना है जो मैंने माँ वाली भावना शुरू में बताई थी, यानी हम अपनी ही टेलीकॉम कंपनीज के रेवेन्यू का 5% हिस्सा इस फंड में डालते रहेंगे और इस फंड में जो पैसा होगा उसका यूज घूम फिर के उन्हीं टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनियों के साथ मिलके रूरल, रिमोट, हिली, टफ एरियाज के अंदर डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए होगा। दिस इज यूएसओएफ। आप सिंपली यहाँ पे अबाउट यूएसओएफ में जाएं और एक बार
की जेनेसिस पढ़ने की कोशिश करें। देखिए यहां पर आप जब कोई आंसर लिखना चाहेंगे, स्पेशली डब्ल्यू एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, यूएसओएफ के बारे में जो जानकारी है वो आपको भी है, मुझे भी, और जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स बैठ रहे हैं सबको है। बट ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो अगर आप अपने एग्जाम में कोट कर देते हैं तो आप डेफिनेटली एक्स्ट्रा मार्क्स पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप ये देखिए कि इसकी जेनेसिस में कहा है कि 1837 में रॉलैंड हिल जो है इनको फादर ऑफ स्टैम्प्स कहा जाता है। ये पोस्टल रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं कि इन्होंने कहा कि पूरे यूनाइटेड किंगडम के अंदर पोस्टेज सर्विसेज का रेट जो है ना वो एक सा होना चाहिए, और इन्होंने उसके लिए पोस्टेज स्टैम्प्स की बात सबसे पहले कही थी। यूनिवर्सल सर्विसेज की ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, बस वही भावना यहां पर करी कि जिस तरीके से शहर में बैठकर आपको सुविधाएं मिल रही हैं टेलीकम्युनिकेशन की, वो सारी सुविधाएं गांव में बैठे व्यक्ति को भी मिलनी चाहिए। इसके अलावा मॉडर्न वर्ल्ड में स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि चाइना बॉर्डर पे अगर हमारा सैनिक खड़ा है तो वहां पे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है। अगर कश्मीर पे हमारा सैनिक रह रहा है तो उसको भी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, चाहे लेह हो चाहे लद्दाख हो, सबको नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। ये जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं, अगर इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप इन एग्जांपल्स को देते हुए लिखिए कि यूएसओएफ की भावना, व्हाट इज द सोल ऑफ यूएसओएफ, दिस इज द सोल ऑफ यूएसएफ। यहां पे समझिए यूनिवर्सल सर्विस जो वर्ड है, यूनिवर्सल सर्विस मतलब हर जगह मिलने वाली सर्विस, उसको पहली बार यूज किया थियोडर वेल ने। ये कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ एटीएनटी। एटीएनटी क्या है? एटीएनटी वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, आज भी चल रही है कई कंट्रीज में। एटीएनटी आप इसको पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, बहुत ही पुरानी और ओल्ड कंपनी ये है। तो यहां से आप थोड़ी सी चीजें ले सकते हैं जो आपके एग्जाम में फायदा दे सकती हैं, कि आप यूएसओएफ के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हो कि यूएसओएफ क्या है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये आप यहां से पढ़ते हुए लिख सकते हैं। इसका लिंक तो ऊपर अवेलेबल है ही, बाकी मैं आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी डाल दूंगा। देखो ये सीधी सीधी बात बताई कि सबसे पहले एक न्यू टेलीकॉम पॉलिसी आई थी 1999 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की। उसके अंदर उन्होंने सबसे पहली बार यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन की बात की थी, और यूनिवर्सल एक्सेस लेवी यूएएल, जो मैंने कहा ना, हमारी माता जी हमारे पिताजी की तनख्वाह में से एक फिक्स्ड अमाउंट निकाल लेती हैं हर महीने, वो है यूनिवर्सल एक्सेस लेवी। एक फिक्स लेवी लगा दी, इतना पैसा तो हम निकालेंगे। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन और यूएएल, इनका यूज 1999 की एनटीपी न्यू टेलीकॉम पॉलिसी के अंतर्गत किया था। इससे कहा गया कि 1991 में कहा गया कि इससे हम रूरल और रिमोट एरियाज में सभी सर्विस प्रोवाइडर्स की जो फैसिलिटीज हैं टेलीकम्युनिकेशन की, उसको डेवलप करने के लिए इसका हम यूज करेंगे। यूनिवर्सल सर्विस सपोर्ट पॉलिसी निकाली उसके बाद। एक तरीके से टाइमलाइन है कि कैसे डेवलप हुआ यूएसओएफ। ऐसे डेवलप हुआ कि सबसे पहले एनटीपी आया, फिर 1/4/2002 को यूनिवर्सल सर्विस सपोर्ट पॉलिसी आई, उसके बाद विभिन्न गाइडलाइंस आई जो डीओटी ने 27 मार्च 2002 को निकाली, फिर इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया। प्लीज अपने क्वेश्चन पेपर में यूज करिएगा आंसर के दौरान कि भाई इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट वो एक्ट है जिसने यूएसओएफ को स्टैट्यूटरी स्टेटस, वैधानिक स्थिति जो है वो प्रदान करी। सो व्हेनेवर यू गेट एन क्वेश्चन एक्सप्लेन अबाउट USOF, then you will write USOF stands for Universal Service Obligation Fund, which is having a statutory status in compliance with the Indian Telegraph Amendment Rules 2004, sorry, Indian Telegraph Amendment Act 2003। इस तरीके से आप लिखेंगे, और लिखने के बाद अंडरलाइनिंग करेंगे, अच्छे से अपना डिस्प्ले करेंगे उस चीज को कि आप ये चीज जानते हैं, आप डेफिनेटली एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर पाएंगे। तो ये हम टाइमलाइन क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे। 1999 में एनटीपी, फिर एनटीपी ने हमें ये सब दिया, यूएल दिया, यूएसओ दिया, फिर यूनिवर्सल सर्विस सपोर्ट पॉलिसी आई, फिर हमारा गाइडलाइंस आई 27 मार्च 2002 को, फिर इंडियन अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने, इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया, किसको? यूएसओएफ को। और ये जो फंड है इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसके संचालन के लिए कैसे चलेगा, क्या क्या होगा, उसके लिए इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2004 को नोटिफाई किया गया 26 मार्च 2004 को।
As per the Indian Telegraph Act 1885, the fund is to be utilized exclusively for meeting universal service obligation। भाई जरूर लिख के आइएगा इस वर्ड को, ये जो लास्ट वाली लाइन है इसको यहां से कंट्रोल सी दबा के कॉपी मार के कहीं पे सेव करके रख लीजिएगा कि भाई USOF is a fund which is to be used exclusively for meeting the universal service obligation related to telecommunication। What is universal service obligation? That a person irrespective कि वो रूरल एरियाज में रह रहा है या वो हिली एरियाज में रह रहा है या वो सिटीज में रह रहा है, डेवलप्ड में रह रहा है, अंडर डेवलप में रह रहा है, विलेज में रह रहा है, डिस्ट्रिक्ट्स में रह रहा है, उसके पास टेलीकम्युनिकेशन की यूनिवर्सल सर्विसेज अवेलेबल करानी है। किसे करानी है? घर की माँ को। घर की माँ कौन है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या विजन है इसका, हम यहां से पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर हमारे सिलेबस में दिया है USOF तो हमें इससे बेहतर उसका आंसर कहीं से मिल ही नहीं सकता। यही तो है, यही तो पूछेंगे आपसे वो लोग। कोई भी अगर आपसे कहीं से सवाल करेगा तो वहां से ही सवाल करेगा जहां से वो ओरिजिनेट हुआ है। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का चलाया हुआ वेबसाइट है। तो यहां से हम लोग जो है बेहतर आंसर खोज सकते हैं अपने सवाल के लिए। अनेबलिंग रूरल इंडियंस टू अचीव देयर फुलेस्ट पोटेंशियल एंड पार्टिसिपेट प्रोडक्टिवली इन डेवलपमेंट ऑफ नेशन बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग इफेक्टिवली कनेक्टेड थ्रू अ रिलायबल एंड अनएम्बिग्युअस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, एक्सेस टू व्हिच इज विद इन देयर रीच एंड विद इन देयर मीन्स। देखिए इसको बहुत जरूरी है समझना। अगर आपसे पूछे USOF का ऑब्जेक्टिव क्या है तो आप केवल ये लिख के ना है कि USOF का ऑब्जेक्टिव है कि भाई रूरल एरियाज के अंदर हम लोग, रिमोट एरियाज के अंदर हम टेलीकम्युनिकेशन सर्विस पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, देखिए USOF का विजन समझिए। USOF का विजन ये है कि अगर हम लोग रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है, अगर हम उन लोगों तक क्या पहुंचा देते हैं, ये यूनिवर्सल सर्विसेज अवेलेबल करा देते हैं, तो वो रूरल इंडियंस को उनके पोटेंशियल को फुल्ली अचीव करने में और उनके पार्टिसिपेशन को प्रोडक्टिवली बढ़ाने में हेल्प करेगा। इसका विजन देखिए कितना खूबसूरत है। विजन ये नहीं है कि हमें केवल सर्विस पहुंचानी है, विजन ये है कि हमें सर्विस इसीलिए पहुंचानी है बिकॉज दीज पीपल ऑल्सो डिजर्व टू शो देयर पोटेंशियल। आज आप यूट्यूब पे मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, बट हो सकता है हिली एरियाज में कोई व्यक्ति बैठा हो जो इस YouTube को एक्सेस ना कर पा रहा हो, वो अपने पोटेंशियल में पिछड़ रहा है। ये इस खूबसूरत विजन है USOF का। प्लीज 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 इन चीज़ों को अपने पेपर के अंदर भरपूर यूज़ करिएगा। वैसे मैंने वीडियोस बनाने का पहले भी मन बनाया था, बट क्योंकि आप सभी लोग काफ़ी डाइवर्टेड थे, डाइवर्टेड इन द सेंस बहुत सारे पेड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस थे जो कि आप लोगों को पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन, जिन्होंने बहुत अच्छे नोट्स भी शायद आपको प्रोवाइड किए होंगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा पीछे रहा। अब जब आप लोगों ने डिमांड की कि नहीं सर हमें आपसे भी चाहिए, तो ठीक है, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। तो अगर इन चीज़ों को लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। विजन क्या होता है? ब्रॉडर पिक्चर होती है। विजन का मतलब ये होता है कि फाइनली हम क्या अचीव कर लेंगे एक दिन। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो है इकोनॉमिक, में नेटवर्क एक्सटेंशन हो जाए हमारे यहाँ पे। सोशल क्या है? जो अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एरियाज हैं वो मेन स्ट्रीम में आ जाएं। पॉलिटिकल क्या है? टू अनेबल सिटीजन एक्सरसाइज देयर पॉलिटिकल राइट्स इन एन इन्फॉर्म वे। भाई यहाँ पे इसलिए कह रहा है कि अगर कहीं पे ये सुविधाएं टेलीफोन से लेके A to Z सब उपलब्ध होंगी तो वो अपने पॉलिटिकल राइट्स को भी बेहतर तरीके से एक्सरसाइज कर पाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल, यू नो एवरी पर्सन इज इक्वल, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे देश का हर नागरिक, एवरी सिटीजन डिजर्व करता है कि वो हमारे जो सिटीजन हैं उन सबको हमारी रिसोर्सेज का इक्वल पार्ट मिले। तो ये ऑब्जेक्टिव्स मेनली बताए हैं। तो अगर आपसे पेपर में पूछ ले व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ USOF, सो प्लीज आप इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड करके लिखिए, बढ़िया सा खूबसूरत सा गोला बनाए। अगर आप लोग चाहें कि आंसर कैसे लिखना है सर, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना सकता हूं, बट डिपेंड करेगा कि आप लोग चाहते हैं कि नहीं। तो प्लीज एक बढ़िया सा गोला बनाए, उसमें लिखें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ USOF, उसके ऐसे 4 पर निकालें, 4 गोले और बनाए, उसमें लिखें इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर एक्सप्लेन करके आए। इतनी खूबसूरती से लिखेंगे, एज पाएंगे। बाकी तो आपकी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप अपने आंसर को कितने बेहतर तरीके से जो है लिख पाते हैं। भाई फंक्शंस क्या है इसके फंक्शन है, ये सारे फंक्शन है। वैसे इतनी दूर से जो मैं बकवास आप लोगों के बीच में बैठ के कर रहा हूँ भाई लोग, अगर आप बोर हो रहे हैं ना तो आप एक काम कर दीजिए, मुझे एक हेलो भेज दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। तो मेरा चैट बॉक्स इधर है और मैं आप लोगों के हेलो का इंतजार कर रहा हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैंने पूछा ही नहीं हाउ आर यू,
आप सब लोग बढ़िया है? आप में से कुछ लोगों को याद भी आया होगा कि हमारी वाइफ भी जो है हमसे 5-5% छुड़ा लेती है यूएसओएफ की तरह, ऐसा है क्या? तो भाई इतने सारे फंक्शंस मैं ऑलरेडी बहुत देर से आपसे बोल ही रहा था। भाई यूएसओएफ क्या करता है, ये करता है, वो करता है, पैसा लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाता है, रूरल में, रिमोट में, डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज, क्यों करता है, क्या करता है, क्या ऑब्जेक्टिव से करता है, सारी बातें हम कर चुके हैं। यूएसओएफ सब्सिडी, यूएसओएफ एक तरीके की सब्सिडी ही हुई। तो यूएसओएफ की बजटिंग होती है, ऑडिट होती है, फोरकास्टिंग करता है, कब कहाँ कितना चाहिए, इन सबको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट होगा आप मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा, मैं डेफिनेटली एक लाइव सेशन कर लूँगा आप लोगों से डाउट क्लियरेंस का, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टनर कौन कौन है भाई? जैसे आज की डेट में भी जो मैं लाइव वीडियो कर रहा हूँ, तो यू गाइज आर माई पार्टनर। वो फिल्म भी आई थी ना पार्टनर, सलमान खान और गोविंदा वाली, वैसे ही इनके पार्टनर कौन कौन है ये देखिए भाई। देखा जाए तो लगभग सभी लोग पार्टनर बन चुके हैं। देखिए BSNL है, टाटा टेली सर्विसेज, जियो, रिलायंस टेलीकॉम, वोडाफोन, मतलब इतने सारे लोगों ने ना पार्टनरशिप कर ली है। किसके साथ? यूएसओएफ के साथ। क्यों की है? फिर वही बात आ गई, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, वहाँ पे नेटवर्क देने के लिए, वहाँ नेटवर्क को चलाने के लिए, ऑपरेशन, कैपेक्स, ओपेक्स, सारी चीज़ें करने के लिए। तो भाई साहब ये जो पूरी कहानी थी ना, ये थी कि भाई यूएसओएफ आखिर है क्या, व्हाट इज यूएसओएफ। तो बात यहाँ पे खत्म हो गई। अब बात आती है कि यूएसओएफ का करंट में रेट क्या है। तो आप जान लीजिए यूएसओएफ का रेट है 5% ऑफ एजीआर। एजीआर होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये मैं आपको सेपरेटली भी बताऊंगा एक जगह, एक आपको पीडीएफ सा मैंने बनाया, मैं आपको भेज दूंगा, आप मेरे ऐप से डाउनलोड कर लेना। बस सिंपल सी थोड़ी सी बात समझ लीजिए, यूएसओएफ जो 5% लगता है वो लगता है रेवेन्यू जो कंपनियां कमाती है। मान लीजिए रिलायंस ने इस साल 1 लाख रुपए कमाए, तो जो हमारा जो यूएसओएफ फंड है उसमें उसको 5,000 रुपए देना जरूरी है, 5,000 रुपीज देना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज रॉन्ग आंसर। 1 लाख रुपए अगर रिलायंस ने कमाए हैं तो वो कहलाएगा, रिलायंस मतलब जियो ने, वो कहलाएगा उसका ग्रॉस रेवेन्यू। जी हाँ, ग्रॉस रेवेन्यू है। इसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें और भी जुड़ सकती हैं, उन सब चीजों को माइनस करने के बाद हम निकल के आते हैं एजीआर, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। कहने का मतलब क्या हुआ, कौन सी चीजें माइनस करनी है। मान लो रिलायंस कंपनी जो है, जियो जो है, वो अपने हैंडसेट बेच रहा है, तो भैया हैंडसेट बेचने की जो कीमत है ना उसको नहीं लेंगे। वो कोई गुडीज बेच रहा है, गुडीज का मतलब मान लो रिलायंस ने कहा कि भैया हमारा ये बैग बेच रहे हैं हम 500-500 रुपए का, ले लो, उसको भी नहीं लेंगे हम लोग। वो जो स्टिक आती है, यूएसबी स्टिक आती है नेट चलाने के लिए, स्टिक जो है ना उसकी रेवेन्यू को भी हम नहीं लेंगे। या हमने किसी और सर्विस प्रोवाइडर का रोमिंग का कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, उसकी कोई रेवेन्यू हुई, बिल्कुल उसको भी नहीं लेंगे। जब ये सारे एडजस्टमेंट कर देंगे, यानी हमने 1 लाख रुपए कमाए थे, 5,000 हमने मोबाइल फोन बेच के कमा लिए, 5,000 रुपये हमने यूएसबी स्टिक बेच के कमा लिए, 5,000 रुपये हमने रोमिंग चार्जेस के कमाए थे, 5,000 रैंडम चीज़ों के कमाए थे। हमने क्या किया था, रिलायंस वालों की टावर लग रही थी, हमने किसी एरिया में वोडाफोन वालों को किराए पे दे दी वो टावर, उसके 5,000 रुपीज़ आए, तो ये 25,000 वी विल डिडक्ट फ्रॉम 1 लाख रुपीज़ अल्टीमेटली। अब बचा 75,000 इंटू 5%, कितना हुआ भाई? मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है, आप बता दो। 75 इंटू 5%, यानी 3,750, 3,750 रुपीज, ये पैसा हुआ 5% जो जाएगा यूएसओएफ के अंदर, उसको देना पड़ेगा यूएसओएफ को। इसकी कैलकुलेशन जो होती है उसके लिए मैंने एक पीडीएफ बनाया छोटा सा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वैसे आप सब लोग अच्छे से जानते हैं इसको, कोई एज आई से देयर इज नो रॉकेट साइंस इनटू इट। 5% ऑफ नॉट ग्रॉस रेवेन्यू बट एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। What it's adjusted gross revenue? Adjusted gross revenue is equal to gross revenue minus ये फालतू के अदर देन जो खर्चे हैं, अदर देन बेसिक ऑपरेटिंग जो इनकम्स हैं उनको माइनस करते हुए, ठीक है। अच्छा, एक बात मैंने बोली, अगर मुझे कोई इनकम हो रही है रोमिंग से, तो रोमिंग से कैसे इनकम होती है? तो दोस्तों कई बार क्या होता है, आप लोगों के पास मान लीजिए वोडाफोन आइडिया का सिम है, आप गए तमिलनाडु में वोडाफोन का नेटवर्क अवेलेबल ही नहीं है भाई, है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। ऐसे केस में क्या होगा, वहां वोडाफोन ने किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होगा, से एयरटेल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो एयरटेल जो है वो वोडाफोन से कुछ चार्जेस लेगा कि भाई तुम्हारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं नेटवर्क दे दूंगा, बट तू मेरे को 1 रुपया दे दियो, 2 रुपये दे दियो, 3 रुपये दे दियो पर सब्सक्राइबर पर मिनट। वो होता है रोमिंग चार्जेस का रेवेन्यू, एयरटेल कर रही है।
तो ये वाली बात मैं आपसे कहना चाह रहा था जब मैंने बोला कि रोमिंग की रेवेन्यू जो मिलती है वो इस तरीके से मिलती है। तो देखो भाई, ये बेसिक चीज़ें थी। इसका एक बड़ा अच्छा सा ये ब्रोशर है, ये भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जो आपके पेपर में पूछी जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑनगोइंग अग्रीमेंट्स की। तो देखो, ये सारे ऑनगोइंग अग्रीमेंट्स हैं जिसके अंदर भारत नेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, LWE फेज 1 फेज 2, ये दोनों बहुत ही अल्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं गवर्नमेंट के हैं। तो आप इन सब ऑनगोइंग अग्रीमेंट्स को मैं आपको सलाह दूंगा आप केवल यहाँ से पढ़ें, क्योंकि अभी मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कितनी ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर दी गई है। तो ये पहले तो मैं आपको ब्रोशर दिखा रहा था, ये ब्रोशर डाउनलोड हो गया है। इसके अंदर सब दे रखा है कि भाई यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है। देखो, ये मैंने आपको जो हायरार्की बताई थी कि पहले NTP आया, फिर यूनिवर्सल एक्सेस लेवी आया, फिर सपोर्ट पॉलिसी आई, फिर हमारा USOF स्टैट्यूटरी बन गया, इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट में। ये सारी बातें देखो यहाँ लिखी हुई हैं। इसकी डेफिनेशन क्या याद कर लो भाई, एज पर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन इज डिफाइंड as access to telegraph service to people in rural and remote areas at affordable at reasonable price। अगर आपने ये डेफिनेशन लिख के आई मेंशन करते हुए इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को, तो आप सबसे ज़्यादा मार्क्स पाने के डेफिनेटली लाभार्थी होंगे। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखो दी हुई हैं, या आप थोड़ा सा इसको ओवरव्यू रूप से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बट अगर आप ओवरव्यू भी इसका देख लेंगे तो आपको बहुत सारी फ़ायदे इसके अंदर मिल जाएंगे। ये अच्छा बहुत ब्रोशर है, कितना खर्चा हो रखा है, या RDL रूरल, मैंने इसकी फुल फॉर्म देखी थी आप लोगों के लिए, मुझे खुद नहीं आती थी। RDEL फुल फॉर्म इन टेलीकॉम, देखो यहाँ पे दे रखी है, इट इज़ रूरल डायरेक्ट एक्सचेंज लाइन्स, रूरल डायरेक्ट एक्सचेंज लाइन्स। तो ये RDL की हमारी फुल फॉर्म होती है, रूरल डायरेक्ट एक्सचेंज लाइन्स। तो ये काफ़ी अच्छा ब्रोशर है। इसके अंदर आपको इसके बारे में कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करता है USOF, ये अग्रीमेंट करता है, सर्टिफिकेशन करता है, रोल आउट का क्लॉज डालता है, लिक्विडेटेड डैमेजेस करता है, ऑडिटर्स का यूज़ करता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर दी है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बारे में दे रखा है भाई, USOF एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया इंटरेक्ट्स विद इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जैसे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है पोस्ट ऑफिस की, वैसे ITU है, एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन की तरह एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिकेशंस भी है, एंड USO फंड्स ऑफ अदर नेशंस में भी USO फंड जो है मौजूद है। तो भाई ये एक छोटा सा ब्रोशर है 16-17 पन्ने का, ओवरव्यू के रूप में पढ़िएगा ज़रूर से। तो आगे बढ़ते हैं, वेरियस स्कीम्स जो हैं। तो देखो, मैं आपको ये कहना चाहता था, आप लोगों ने शायद नोट्स बनाए होंगे, बहुत अच्छे से बनाए होंगे। जब मैंने AA का सिलेबस ध्यान दिया और मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल को एनालिसिस किया, तो मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, ऑलरेडी पेपर ना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो गया है, बहुत सारा कंटेंट है जो आप लोगों को ऑलरेडी याद करना है। तो प्लीज़ ज़रा सिलेबस पे गौर करिए। USOF में लिखा है कि USOF क्या है, एक तो ये पॉइंट लिखा है कि USOF क्या है, हम यहाँ पे डाउनलोड ही कर लेते हैं ना, एक मिनट यहाँ लेते हैं AAO LDC एग्ज़ाम 2022। इसका मुझे नोटिफिकेशन चाहिए, ज़रा मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कोई चीज़ जो मुझे लगा कि हम लोग शायद थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कई कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल को देखने के बाद कि हम लोग जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा कोर्स को कवर कर रहे हैं, जो हमारे कोर्स में नहीं है हम उस चीज़ को भी कवर कर रहे हैं बेवजह। हालांकि देखो, मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अपने ओपिनियन को। तो ज़रा ओपिनियन को देख लेना आप लोग, ये खुलने में इतना टाइम ले रहा है यार आज। चलो ये खुल जाएगा। तो मैंने वहाँ पे देखा कि जो सिलेबस है उसके अंदर वो कुछ और ही कह रहा है। सिलेबस के अंदर कह रहा है आपके पेपर में आना है USOF, देखो ये रहा, आपके पेपर के अंदर आना है स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय USOF। भाई USOF क्या है तो ऑब्वियसली आएगा ही, USOF किन किन स्कीम्स को स्पॉन्सर करता है। तो बेसिकली आपको पढ़ना है कि वो स्कीम कौन सी है और वो स्कीम क्या है, बस। और दूसरा, फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ वेरियस एग्रीमेंट्स, यानी कि उसकी जो अदर कंडीशंस हैं, उसकी जो अग्रीमेंटल कंडीशंस हैं, उसकी रिपीटेटिव कंडीशंस हैं, वो सब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिलेबस में स्पेसिफिकली 2 पॉइंट नहीं है। कौन कौन सी स्कीम है भैया, कौन कौन सी स्कीम है, ये सारी स्कीम है, ठीक है। अभी मैं आपको उसको क्लिक करके दिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना, मजा आना चाहिए, मजा आ जाएगा आपको।
जैसे ही मैं क्लिक करके दिखाऊंगा आपको पता चलेगा कि ये जो पार्ट है ना, ये जो स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय यूएसओएफ, ये भैया यहीं से पढ़ने को शायद सोच के उन लोगों ने यहाँ पे दिया था। और दूसरा पॉइंट, फाइनेंशियल कंडीशंस इन वेरियस एग्रीमेंट्स, हमें केवल इतना ही पढ़ना है, हमें वो लंबा चौड़ा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। वी डोंट नीड टू स्टडी सो मच। एक बार क्लिक करते हैं जरा। जैसे हम सबसे पहले खोल लेते हैं 354 अनकवर्ड विलेजेस प्रोजेक्ट। जब आप इसको क्लिक करोगे देखो कितना कंपाइल्ड मैटर आपके सामने है। आपका जो सिलेबस है उसके अंदर जो कह रहा है ना स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय यूएसओएफ, उसमें बस वो आपसे इतना एक्सपेक्ट कर रहा है पढ़ने के लिए। वो कह रहा है कि 21/2/2019 को डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन ने एक पायलट प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जो अनकवर्ड एरियाज ऑफ लद्दाख एंड कारगिल बॉर्डर एरियाज, वहां के प्रायोरिटी एरियाज में जो है हमारी रीच को बढ़ाने का काम करेगी। ये जो प्रोजेक्ट है ये मोबाइल कवरेज 354 अनकवर्ड विलेजेस को देना चाहता है, जिसके अंदर 354 मोबाइल टावर्स को 336.89 करोड़ रुपीस के आउटले से किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया? मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम के साथ किया। आप प्लीज इनको पढ़ने बैठिएगा, मेरे एक दिन दीजिएगा, पूरा 2 दिन, 1 दिन दीजिएगा, ज्यादा समय नहीं है, 1 दिन भी क्यों देना, आपको मुश्किल से मेरे हिसाब से थोड़ी देर देनी है। मैंने जो पढ़ा मुझे लगे 3 से 4 घंटे, तो आप 2.5 से 3 घंटे बैठिए, चार्ट बनाइए, चार्ट में एक तरफ लिखिए प्रोजेक्ट का नाम, वो प्रोजेक्ट किसको दिया गया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था और उसमें कितना अमाउंट था। ओनली 4 कॉलम्स। आप एग्जाम के पहले भी कर सकते हो, इससे याद रहे, बिल्कुल जिस दिन एग्जाम हो ना उससे एक दिन पहले, जब आप अपना फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर जो होगा दे के आ चुके होंगे। स्कोप क्या है एग्रीमेंट का? डिलीवरेबल्स से क्या मतलब है कि एक्चुअली इस प्रोजेक्ट से क्या चाहती थी गवर्नमेंट, क्या सोल्यूशन मिलने वाला था, क्या डिलीवर होगा। तो कह रहे भैया मोबाइल कवरेज कनेक्टिविटी होगी विलेज लोकेशंस में, 354 विलेज जो हमने ऊपर बताए थे। और इस एग्रीमेंट की ड्यूरेशन है 11 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। ये एरियाज हैं जिसके अंदर डेवलपमेंट होना था, बस इतना ही पढ़ना है। किस कॉलम के अंदर? स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय यूएसओएफ में स्कीम्स के बारे में इतना पढ़ना सफिशिएंट है। तो दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू विद फोल्डेड हैंड्स, डू वन थिंग, मेक अ टेबल, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, नेम ऑफ स्कीम, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम, आउटले अमाउंट एंड व्हाट इज द अल्टीमेट डिलीवरेबल्स ऑफ द स्कीम्स। बस इतना 4 आप 2-2.5 घंटे में बना लेंगे, ठीक है, 2-2.5 घंटे में बना लेंगे। यहां से मैं बैक करता हूं। इसी तरीके से आप भारत नेट पे आ जाओ भाई। भारत नेट प्रीवियसली इसको कहते थे NOFN, पहले इसको NOFN कहते थे। क्या इंट्रोडक्शन है? ये है भैया, भारत नेट ने क्या किया था, 25,000 GPs ग्राम पंचायत को कनेक्ट करने का प्लान बनाया था। हम अपने नोट्स में पढ़ रहे हैं, लंबे लंबे नोट्स के अंदर पढ़ रहे हैं, क्या करा था उसके अंदर, फेज 1 था, फेज 2 था, फेज 3 था, बार बार पढ़े जा रहे हैं। वी आर स्टडिंग अगेन एंड अगेन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फेज 1, फेज 2, फेज 3। अरे दिया तो है, देखो कितना शॉर्ट में दिया भाई, मुश्किल से 1 पेज के अंदर दिया है कि भारत नेट जो है, इसको प्रीवियसली NOFN कहते थे, उसका ऑब्जेक्टिव है 2.5 लाख ग्राम पंचायत को जोड़ना, 1 लाख फेज फर्स्ट में, ये तीनों कंपनी मिलकर करेंगी, बैलेंस को फेज 2 में, और फ्यूचरिस्टिक नेटवर्क विद रिंग टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है कि किस तरीके से हम नेटवर्क्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, रिंग बनाना चाहते हैं, रिंग फॉर्म टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजीज एक टेक्निकल टर्म है, हमें पढ़ाया जाता है 12th क्लास में। तो रिंग टोपोलॉजीज के रूप में बाकी के बचे हुए ब्लॉक्स और जीपीस को 2023 तक हमको, जीपी मींस ग्राम पंचायत को, हम लोग को कनेक्ट करना है। कितना बढ़िया शॉर्ट में दे रखा है, कितना अच्छा दे रखा है। फेज सेकंड कहां पहुंच गया? फाइनेंशियल आउटले 20,100 करोड़ रुपए का है, 20,100 करोड़ रुपीस का। पहले इसको कहते थे नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, इसका नाम रख दिया भारत नेट। देखो कितना शॉर्ट में दे रखा है ना। एक आध और देख लेते हैं, हम देख लेते हैं 25,000 वाईफाई हॉटस्पॉट्स। ये 25,000 वाईफाई हॉटस्पॉट एक्चुअली देखा जाए तो ये भारत नेट में जो यहाँ पे बात कही ना फेज 3 वाली, ये इसी का एक्सटेंशन है। आप देखो यहाँ पे वो बोला कि जो एग्जिस्टिंग भारत पे का, देखो द ऑब्जेक्टिव स्कीम इज टू सेट अप 25,000 पब्लिक वाईफाई रूरल टेलीफोन एक्सचेंज BSNL यूनिवर्सल सर्विस प्रोवाइडर शैल है ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सचेंज। ये क्या है? BSNL के द्वारा 25,000 रूरल एक्सचेंजेस पे वाईफाई का नेटवर्क क्रिएट करने की बात है। इसके जो अल्टीमेट जो लाभकर्ता होंगे, जिनको फायदा होगा, कौन होगा? मोबाइल और टैबलेट यूजर्स इसके अल्टीमेट लाभकर्ता होंगे। तो वो फेज 3 जो है ना, एक तरह से भारत नेट का
उसको यहां पर साकार करने का प्रयास इसके थ्रू किया गया। इसमें फिर उसने कहा यूएसओएफ शैल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एज पर फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द अग्रीमेंट। बिल्कुल भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां क्या लिखा है, यूएसओएफ शैल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एज पर द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द अग्रीमेंट एंड वी जंप टू योर सिलेबस फाइनेंशियल कंडीशंस इन वेरियस अग्रीमेंट्स। यही तो पढ़ना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए फिर से बैक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे दे रखे हैं, ठीक है। हर प्रोजेक्ट की कुछ खासियत है, हर प्रोजेक्ट किसी ना किसी चीज़ पे एम्ड है, तो आपको एक टेबल फॉर्म करना पड़ेगा बड़ा अच्छा सा। मैं कोशिश करूंगा मैं कर दूं, लेकिन क्योंकि एक बार मैं करूं फिर एक बार आप करें उसका कोई फायदा नहीं है। आप अपने हिसाब से इसका एक टेबल फॉर्म कर लीजिए। मैंने कहा क्या, सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का क्या एम है, इसमें कितने गांव वगैरह कवर्ड है, कितने रुपए का प्रोजेक्ट है, कौन इसको कर रहा है, कौन इसको कंप्लीट कर रहा है। जैसे एक जगह आया था मैसर्स रिलायंस जियो, 25,000 वाईफाई हॉटस्पॉट के लिए बीएसएनएल है, और यहाँ पे भारत नेट के लिए बीबीएनएल होगा। देखिए द प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल नेम्ड भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। भाई स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है, एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल है, एक कंपनी बनाई है किस काम के लिए, केवल इसी काम के लिए। जब ये काम खत्म हो जाएगा तो ये डिसॉल्व कर दी जाएगी, इसको कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो इस तरीके की चीजें नोट करते चलिए। और अब मजे की बात देखिए, आपको जो पढ़ना था ना वो दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़नी थी, आपको सिंपली यहाँ आना था और अग्रीमेंट पे क्लिक करना था। जैसे ही आप अग्रीमेंट पे क्लिक करते ये पेज खुल के आता। तो कितनी बढ़िया सी टेबल है, कह रहा है भाई कौन सा प्रोजेक्ट है, भारत नेट है, क्या है, अग्रीमेंट है, किसको मिला है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क को मिला है। इस पे क्लिक कर देंगे हम। अब जरा आप देखते जाओ, जब आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने खुल के आएगा। आपको यहाँ पर एक बार इसके इंडेक्स में आ जाना है, ठीक है। यहाँ इसमें इंडेक्स इन्होंने नहीं दिया है शायद। मैं देख रहा था जो नोट्स आप लोगों को मिले उसमें जनरल कंडीशंस पढ़ रहे हो आप लोग, कोई मतलब नहीं है, कितना याद करेंगे हम लोग। We have limitation on our memorizing capacity. Operating conditions. Why do we need to remember operating condition? It's not given in our syllabus. We are not supposed to remember any technical condition. What do we do with technical conditions? It's clearly said over here. Financial conditions of the agreements. Financial conditions. क्या करूँगा मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा इसका. There is no use to study this. There it is. Financial conditions of the agreement. अब मैंने क्या किया है कि जितने भी इसके अंदर यूएसओएफ में यहाँ यूएसओएफ में दे रखे हैं प्रोजेक्ट्स, मैंने इन पे गया सिंपली, जैसे कि मैं जाता हूँ 354 अनकवर्ड विलेज, मैं इन पे सिंपली गया। मैंने इसको तो पढ़ा ही बहुत अच्छे से, मुझे लगा कि मैं इसको क्या पढ़ाऊंगा, ये तो बहुत सिंपल ही बड़ा यहाँ पे अच्छे से दे रखा है। मैं अग्रीमेंट पे क्लिक किया, ये मेरा अग्रीमेंट ओपन हुआ। इसके अंदर आगे यहाँ देखो ये दे रखा है फाइनेंशियल कंडीशंस, पेज नंबर 22। मैंने यहाँ पे 22 टाइप किया, मैं फाइनेंशियल कंडीशंस पे जंप करके आ गया। मुझे केवल इतना ही पढ़ना था, मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना था। तो मैंने सिंपली क्या किया, इसको ज़रा मिनिमाइज करते, फोल्डर है, मैंने ये फोल्डर बनाया, ये रहा फोल्डर। ये देखिए 354 विलेजेस वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है, केवल उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है पूरे अग्रीमेंट में से। स्प्लिट पीडीएफ या आई लव पीडीएफ जैसी वेबसाइट पे जाके केवल वो 4-5 पन्ने, देखो 6 पन्ने रह गए यहाँ पे। जैसे मैंने आपके लिए देखिए यहाँ पे क्या खोल रखा था, मैंने खोल रखा है NOFN एग्रीमेंट जो 45 पेज का है। और यहाँ पर देख लेते हैं हम NOFN एग्रीमेंट, ये रहा, केवल 2 पन्ने या 3 पन्ने की, केवल इतनी सी हमारी कंडीशंस थी, केवल इतनी सी फाइनेंशियल कंडीशन है 3 पन्ने की जो हम लोग को पढ़नी थी। तो दोस्तों आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, बजाय कि बहुत ज़्यादा मेमोराइज करने की कोशिश करने के, जो कि नहीं करना चाहिए, आप सिंपली यहाँ जाएं, इसके अंदर प्रोजेक्ट खोलें, जो प्रोजेक्ट आपको ठीक लगता है, जिसके बारे में आप पढ़ना चाह रहे हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करें, सबमरीन कनेक्टिविटी टू ANI। ANI इज अंडमान निकोबार आइलैंड। सिंपली इस पे क्लिक करें, क्लिक करके जाएं आप सिंपली एग्रीमेंट पे, यहाँ जाएंगे तो दिखा देगा, देखो भैया ये क्या क्या कहानी है इसकी। और आप सिंपली अमेंडमेंट एग्रीमेंट पे क्लिक कर दीजिए, ये आपके सामने एग्रीमेंट खुल के जब आएगा तो आपको क्या पढ़ना है, यू ओनली नीड टू स्टडी ओनली दिस थिंग, फाइनेंशियल कंडीशंस इन वेरियस एग्रीमेंट्स। तो ये मैं आपको सोर्स दिखाना चाहता था इसको पढ़ने की। ये जो मैंने एक्सट्रैक्ट किए तो मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगा। देखो इसके अंदर आते हैं हम जरा फटाफट। ये क्या है, BSNL वाला है, ये मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम अपने इसके साथ। तो बैक करता हूं मैंने आपको यूएसओएफ समझा दिया। अब वेरियस एग्रीमेंट्स में वेरियस तरह के क्लॉजेस दिए गए हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं
जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एक टर्म था स्पेशल पर्पस व्हीकल। दोस्तों स्पेशल पर्पस व्हीकल आखिर होता क्या है? स्पेशल पर्पस व्हीकल ये होता है कि हम जब प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे तो उस कंपनी को डिसॉल्व कर देंगे। वैसी ही एक कंपनी कौन सी बनी हमारी? बीबीएनएल बनी। अब मैं आपको ले जाता हूँ यूएसओएफ के फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स के अंदर, और ये एनओएफएन का एग्रीमेंट मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, फाइनेंशियल कंडीशंस। आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे जब आप पढ़ रहे होंगे, फाइनेंशियल कंडीशंस लगभग अधिकतर प्रोजेक्ट्स में कई सारी कंडीशंस आपको कॉमन मिलेंगी। देखो एनओएफएन जो है वो दिया है बीबीएनएल को। बीबीएनएल एक सरकारी कंपनी है, तो इससे हमको बैंक गारंटी की कोई जरूरत नहीं है। तो जहां भी बीएसएनएल या स्पेशल पर्पस व्हीकल का यूज हो रहा है वहां बैंक गारंटी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। फाइनेंशियल कंडीशन पढ़ लेते हैं। यूएसओएफ वुड फंड द एंटायर कैपेक्स एंड ओपेक्स। कैपेक्स ओपेक्स क्या होता है भाई? कैपेक्स होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओपेक्स होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। कैपेक्स का मतलब ये हुआ जब आप घर बनाते हो तो जो घर बनाने का खर्चा है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जब आपका घर बन गया, आप उसमें रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो जो रेगुलर खर्चे हैं वो है ओपेक्स। इफ यू आर वर्किंग इन अ पोस्ट ऑफिस, द डिपार्टमेंट जिसने वो पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग बनाई, वो बिल्डिंग बनाने का खर्चा वॉज कैपेक्स, एंड नाउ उस बिल्डिंग के अंदर काम करने का खर्चा, पानी, खाना पीना, सफाई, झाड़ू, पेंट, दिस इज गोइंग इनटू ओपेक्स। रेगुलर नेचर के खर्चे होते हैं ओपेक्स। तो उन्होंने कह दिया भाई यूसॉफ जो होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है सिंपली और ओपेक्स जो है दोनों को फंड करेगा 5 साल के लिए, 25/5/2012 से शुरू करने के लिए। बीबीएनएल विल स्ट्राइव टू बिकम सेल्फ सस्टेनिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। कह रहा है बीबीएनएल इस पीरियड के दौरान ना अपने आप को सेल्फ सस्टेन, खुद खाओ, आत्मनिर्भर भारत वाली नीति पे ले जाएगा। 5 साल तक हम खर्चा दे रहे हैं, कोई बात नहीं। जैसे कि हमारे माता पिता हम लोगों को पढ़ाई के दौरान 5 साल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अच्छा खासा खर्चा देते हैं। भाई अच्छे खासे इंसेंटिव मिलेंगे बीबीएनएल को अगर वो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करेगा। जितने भी खर्चे हैं, नेट कॉस्ट इंक्लूड्स कैपेक्स एंड ओपेक्स नेट ऑफ रेवेन्यू, दस नेट कॉस्ट इक्वल टू कैपेक्स प्लस ओपेक्स माइनस रेवेन्यू। वो ये भी कह रहा है कि भाई कैपेक्स ओपेक्स हम देंगे, हम आपको कैपेक्स और ओपेक्स देंगे, लेकिन जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू कमा रहा है बीबीएनएल, वो माइनस कर देंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। उधर से तुमने खर्चा भी ले लिया और रेवेन्यू भी अपने पास रख लिया। तो उसने कहा हम उतना देंगे, तुम्हारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से तुम्हारे रेवेन्यूज को वी विल डिडक्ट, वी विल कंप्लीटली डिडक्ट। भाई फंडिंग फ्रॉम यूपीएस, यूएसओएफ जो है वो रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, फिजिकल प्रोग्रेस और अप्रूवल ऑफ टेलीकॉम, इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। देखो मुझे लगता है भारत नेट के ऊपर जरूर सवाल आएगा। इसके फाइनेंशियल एग्रीमेंट सबसे अच्छे से आपको पता होने चाहिए। फाइनेंशियल कंडीशंस, तो यहाँ पे 3 कंडीशन बताई हैं। सबसे पहली कंडीशन है बीबीएनएल को फंड की जितनी जरूरत होगी उतनी तो हम देंगे ही, लेकिन फिजिकल प्रोग्रेस भी देखेंगे। जैसे आप कोई फ्लैट खरीदते हैं, कोई प्लॉट खरीदते हैं, तो जो बिल्डर होता है उसको कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट करते हैं। भाई जितना बनता है उस हिसाब से पेमेंट करते आ रहे हैं। वही कह रहा है, ऐसा ना हो कि हम पेमेंट तो बहुत सारा कर दें और फिजिकल प्रोग्रेस कुछ भी ना हो। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है इसको अप्रूवल करेगा। ये सारे 3 फैक्टर्स हैं जो मेन फैक्टर्स रहेंगे। टोटल 20,100 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा, 20,100 करोड़ रुपीस। तो आप ये सोचिए इतना पैसा यूएसओएफ उस फंड के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी उसके अंदर है। इनिशियली 10% टोटल फंडिंग दे दी जाएगी। भैया मोबिलाइजेशन एडवांस, मतलब आप काम शुरू करो उसका एडवांस है। कहता है ना भाई मेरे को सुपारी दे दे, उसको वो कहता है भाई उसको उड़ाने का है, अपने को सुपारी चाहिए। कहता 50% काम होने से पहले, 50% काम होने के बाद। आप लोगों ने पुरानी हिंदी फिल्मों में डॉन को सुपारी देने वाला काम देखा होगा, वही यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है? वही यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है? 10% ऑफ टोटल फंडिंग एडवांस दे दी भैया, बाकी काम होने के बाद, तो काम के साथ साथ। उसके बाद 25% फंड जो है वो रिलीज करेंगे बीबीएनएल, उसका एक सर्टिफिकेट देगा, उसके हिसाब से फिजिकल प्रोग्रेस के हिसाब से करेंगे। 55% फिजिकल प्रोग्रेस जब हो जाएगी तभी 75% के आगे का फंड पे किया जाएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा कहा कि भाई हाउएवर फंड्स वुड बी रिलीज अप टू एक्सटेंट ऑफ 90% within 2 months of release of last installment of the fund, a certificate to be effect of 100% physical commitment had to be furnished। कह रहे भाई 100% जब काम हो जाएगा ना तो हम 95% फंड रिलीज करेंगे, एंड द बैलेंस 5% शैल बी रिलीज आफ्टर 1 year फ्रॉम कमीशनिंग। मतलब जब काम सही से चालू हो जाएगा ना, बड़ू काम होने के बाद 1 साल बाद
5% पेमेंट हम करेंगे। इस तरीके से इसका पूरा का पूरा जो है एक पैराग्राफ के अंदर, बस ये पैराग्राफ है याद करने वाला, ओनली वन पैराग्राफ दैट यू नीड टू स्टडी वेल। रिलीज ऑफ फंड कैसे होगा भाई? सैंक्शन ऑर्डर निकलेगा, पेमेंट आपका या तो डीडी के थ्रू होगा या आपके मतलब ऑनलाइन होगा, चेक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड थ्रू कैश सेक्शन ऑफ डीओटी हेडक्वार्टर के कैश सेक्शन से। बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट। एनुअल ऑडिट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बीबीएनएल की आपको करानी ही करानी है। और कोई भी इंटरेस्ट पेएबल नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? जो यूएसओएफ के हेड होते हैं उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। सारे रिकॉर्ड जो है मेंटेन करने हैं इन ऑर्डर टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन, फॉर्म वेरिफिकेशन देने हैं, यूसी देने हैं, दैट इज यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। बैंक गारंटी, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। भाई बैंक गारंटी होती क्या है यहाँ पे समझ लेते हैं। बैंक गारंटी दो टाइप की होती है, एक होती है परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, एक होती है फाइनेंशियल बैंक गारंटी। हमारे केस में परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का स्कोप ज्यादा है, यही यूज होती है। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का मतलब ये है कि मैंने ये कहा साहब मैं आपका काम पूरा कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बदले में एक बैंक ने मेरी गारंटी ली कि अगर ये नहीं कर पाया, अगर ये काम नहीं कर पाया तो हम लोग आपको यानी मेरा बैंक जो है जिससे मैंने टेंडर किया है, लिया है, उसको एक अमाउंट जो बैंक गारंटी के बराबर होगा वो पे करेगी। यानी मैं अगर गड़बड़ करता हूं तो ऐसा होगा, बैंक तो मुझसे रिकवर करेगी। तो ये होती है बैंक गारंटी। बट बीबीएनएल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही फर्म है, तो इसके लिए बैंक गारंटी की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्लॉजेस जो देखेंगे आप, और फाइनेंशियल कंडीशंस इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, वहां पे बैंक गारंटी भी मानी गई है। भाई रिकॉर्ड मेंटेन करने एकदम प्रॉपरली मेंटेन रिकॉर्ड करने हैं। एंड बीबीएल शेल इनवेरिएबली प्रिजर्व ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक और हार्ड कॉपी दोनों फॉर्म में 3 इयर्स के पीरियड तक प्रिजर्व करके रखना है। इसको लिख क्या होगा ना 3 इयर्स, किसी क्वेश्चन में आ गया मजा आ जाएगा। एक्स्ट्रा मार्क्स पाने का सीधा तरीका ये है। तो भाई देखो इतना सा था, क्या था ये इतना सा? बीबीएनएल के फाइनेंशियल टर्म्स जो थे, फाइनेंशियल कंडीशंस थे वो थे। अब मैं भी आपके साथ ये कर सकता हूं कि मैं सारे फाइनेंशियल कंडीशन को पढ़ता जाऊं, आप सुनते जाओ। देयर इज नो एडवांटेज। व्हाट आई वांट यू टू डू इज सिंपली, ये मैंने कुछ तो कंपाइल कर ही दिए हैं, मैं इनको आपके साथ शेयर कर दूंगा। कहाँ शेयर करूंगा? व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, मेरे ऐप पे आ जाओ, ऐप पे पोस्ट कर दूंगा, वहां सबसे बढ़िया रहेगा। वो तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन आप जरा ये देखो, आपको सिंपली यहाँ जाना है, बैक करना है, ये सारे के सारे दे रखे हैं, इनको जरा एक बार पढ़ो, एक नोट्स बनाइए, कॉलम बनाइए, इनकी कंडीशन पढ़ लीजिए। कंडीशंस पढ़ने के बाद, कौन सी कंडीशन पढ़नी है? केवल फाइनेंशियल कंडीशंस पढ़नी है। उन कंडीशंस को पढ़ने के बाद आपको जो भी डाउट्स होते हैं कि भाई ये टेक्निकल टर्म है मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे बताइए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। एक और की फाइनेंशियल कंडीशन देख लेते हैं, लाइए हम ना एक फाइनेंशियल कंडीशन और देख लेते हैं। 354 विलेजेस, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी का है भाई, इसमें यूज किया एक शब्द रिप्रेजेंटेटिव रेट। देखो इसमें क्या हुआ, बीबीएनएल तो गवर्नमेंट की कंपनी थी, उन्होंने उसको फॉर्म ही किया था किसके लिए? भारत नेट के लिए। बट यहां पे इन्होंने कहा कि हम टेंडर करेंगे, और टेंडर करेंगे जितनी लोकेशंस के लिए, उसके लिए जो आप रेट डालोगे, आप कहोगे भैया मैं फलाने व्यक्ति के घर में, मैं प्रणय के घर में ब्रॉडबैंड लगाऊंगा, 1000 रुपए लूंगा, वो होगा रिप्रेजेंटेटिव रेट। इसको मैं 2 पार्ट में दूंगा, फ्रंट लोड सब्सिडी एंड इक्वेटेड क्वार्टरली सब्सिडी। तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई मान लो तुम एक लोकेशन के ऊपर एक टावर लगा रहे हो, हम पढ़े ना 354 विलेजेस, इसके अंदर बहुत सारी टावर्स लगानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो दे आर सिंपली सेइंग दैट इफ यू वांट द अमाउंट इट विल बी डिसबर्स्ड एज फॉलोज। आपने एक टावर लगाई मान लो 1 लाख रुपए की, तो भाई 49% यानी 1 लाख रुपए आपने आरआर किया था ना रिप्रेजेंटेटिव रेट, 49,000 जो है ना वो आपको कब देंगे? जब आप सक्सेसफुली कमीशन कर दोगे, उस चीज को शुरू हो जाएगा तब। और बचा हुआ 50% जो है वो हम आपको एक साथ नहीं देंगे, बचा हुआ 49,000 दे दिए, 50,000 रुपीज जो है वो हम आपको 20 इक्वेटेड क्वार्टरली मंथ में देंगे। यानी मैं क्या करूंगा, 50,000 को 20 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, 50,000 को 20 से डिवाइड कर देता हूं, 2500 को हर क्वार्टर पे, हर 3 महीने बाद मैं पे आउट करूंगा। और 1% अमाउंट जो बचा ना वो मैं आपको पे नहीं करने वाला हूं भाई। 1% अमाउंट से मैं एक एक्सटर्नल एजेंसी रखूंगा जो कि आपकी इस काम को वेरीफाई करेगी और उसका खर्चा इस 1% में से निकाला जाएगा। तो इस तरीके से 100% हुआ
फ्रंट लोड सब्सिडी, इक्वेटेड क्वार्टरली सब्सिडी। फ्रंट लोड सब्सिडी मतलब काम कर दोगे तो 49% दे देंगे, बाकी का बचा कुचा 20 इक्वेटेड क्वार्टरली सब्सिडीज आपको दी जाएंगी। और आपके काम को जो है थर्ड पार्टी ऑडिट, दैट इज टीपीए, 1% अमाउंट जो है इसका बचा हुआ उसको टीपीए को पे किया जाएगा, थर्ड पार्टी ऑडिटर को। वो बताएगा कि भाई ये काम जो है सही है या नहीं है। इसके अंदर एक चीज और कही गई है, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कब ये क्वार्टरली पेमेंट्स होंगे, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे, बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है मुझको यहाँ पे, वो था पेनल्टी फॉर इंटरप्शन। मतलब आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, अगर 43.2 आवर्स पूरे क्वार्टर में अगर वो बंद रहती है तो EQS शैल नॉट बी पेएबल फॉर दैट पर्टिकुलर साइट। मतलब अगर कहीं पे आपने कोई नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करी, डेवलप करी, और वो पूरे क्वार्टर में 43.2 आवर्स ऐड करके अलग अलग दिन मिला के बंद रहती है, तो उस साइट का EQS जो है, इक्वेटेड क्वार्टरली सब्सिडी, नहीं दी जाएगी। और अगर 45 डेज से ज्यादा किसी क्वार्टर में इंटरप्शन रहता है, एक मैं पढ़ लेता हूं मैं, डिडक्शन सब्सिडी शैल बी मेड फ्रॉम यूएसपी ऑन प्रो राटा बेसिस। ओके, वो ये कह रहा है कि 43.2 आवर्स से ज्यादा अगर रहेगी तो प्रो राटा बेसिस पे, मतलब घंटों के हिसाब से आपकी इक्वेटेड क्वार्टरली जो सब्सिडी है वो काटी जाएगी। और अगर 45 डेज से ज्यादा किसी क्वार्टर में बंद हो जाएगी सर्विस, तो आपको पूरी ही EQS काट दी जाएगी, डिडक्ट कर दी जाएगी। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइवेट वाली कंडीशंस में ज्यादातर ये हर एग्रीमेंट में लगाया गया है। मुझे ये भी जब मैं अलग अलग एग्रीमेंट पढ़े तो पता चला कि कई सारे एग्रीमेंट्स कॉमन हैं। दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू दैट यू गिव 3 to 4 आवर्स टू USOF। व्हेन यू विल गिव इट टू द USOF, यू विल बी एबल टू रिमेंबर कि भाई किन किन के कॉमन कंडीशंस भी हैं, तो वो आप अच्छे से वहां से समझ जाओगे। तो ये फायदेमंद चीज है। इसके अलावा ये वाला क्लॉज भी बहुत से 7.3.5 क्लॉज जो है बहुत सारी कंडीशंस में दिया गया है। अगर यूनिवर्सल सर्विस प्रोवाइडर जो है उसने 10% से ज्यादा सब्सिडी ले ली है, मतलब मान लो उसको चाहिए थी 10 रुपए और उन्होंने ले ली 11 रुपए, जो ड्यू सब्सिडी थी, जो एक्चुअल अमाउंट उसको देना था सर्विस प्रोवाइडर को, USOF ने देना था, वो 10 रुपीज देना था, बट एक्चुअली उन्होंने 11 रुपीज ले लिया। तो जो एक्सेस अमाउंट है वो विद इंटरेस्ट रिकवर किया जाएगा। इंटरेस्ट क्या लगाई जाएगी? PLR ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्राइम लेंडिंग रेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगाई जाएगी, कंपाउंडेड मंथली लगाई जाएगी, और महीने को पूरा महीना गिना जाएगा। मंथ विल बी कैलकुलेटेड एज अ फुल मंथ। ये इस तरीके से पूरा का पूरा चल रहा है। बैंक गारंटी का भी कहा है, देखो यहाँ पे, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी के साथ पैक्ट किया है, तो इसीलिए लगाया है कि भाई जो USP है यहाँ पे वो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देगा एडमिनिस्ट्रेटर USOF को। अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस बैंक गारंटी शैल बी इक्विवेलेंट टू 5% ऑफ टोटल सब्सिडी अमाउंट पेएबल टू USP। भाई जो पूरा सब्सिडी अमाउंट जो देने हैं हमको, उसका 5% जो है ना, इसके बराबर आपकी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी चाहिए। 2 साल की इस बैंक गारंटी की वैलिडिटी होनी चाहिए, और उसकी एक्सपायर होने से पहले इसको पहले ही उसको आगे बढ़ा देने की जिम्मेदारी किसकी है? उस सर्विस प्रोवाइडर की है। रिकॉर्ड मेंटेनेंस में फिर वही 3 years 2 years यही सब बातें चलेंगी हम लोग को लिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इस तरीके से देखिए दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूं कि आप पढ़ें। मैंने आप लोगों को एक गाइडलाइन देने की कोशिश करी है। मैं जानता हूं कि ये गाइडलाइन बहुत ही लेट दे रहा हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए हम बहुत ज़्यादा याद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमें लिमिटेड याद करना है, और वो लिमिटेड जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। आप इसमें से पढ़ेंगे बेस्ट रहेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं लेट ज़रूर हूँ, बट उसका लेट होने का कारण आप लोगों का इंटरेस्ट ना शो करना इनिशियली था, तो अल्टीमेटली अब तो और अच्छा है। मैंने शॉर्ट में आपका रिवीजन करा दिया है। रिवीजन कहाँ से करना है वो आई हैव ट्राइड टू हेल्प यू आउट, एंड आप लोग के पास एग्जिस्टिंग आपके पेड नोट्स भी अवेलेबल होंगे। उन तीनों को मर्ज करके लिखेंगे, बड़े अच्छे से ही ना आपका पेपर जाएगा। आई ऑल्सो वॉन्ट टू हेल्प यू रिगार्डिंग हाउ टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर को कैसे लिखना है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले, वो भी मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली बताना चाहूँगा। मेरे ख्याल से आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहता था। ये सारे लिंक्स आप जान गए हैं। एक चीज़ और है, लिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, इसको आप और देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। श्री VL कंठ राव जो हैं वो अभी हमारे कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ USOF करंटली श्री VL कंठा राव
हैं। पिछले वाले भी राव साहब ही थे, फिर से हमारे राव साहब जो है बने हैं। इसको मैं बंद करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ। ऐप है, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। AAO वाला एक LDC करके एक उसमें बैच होगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं ये छोटे छोटे ये जो मैंने कंपाइल किए हैं ये सारे ना, ये मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा। और भी कुछ चीज़ें होंगी, डालने की कोशिश करूँगा। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता साथ बना रहूँगा। अकाउंट्स को लेके मैं बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक लेटेस्ट जो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, वो हम लोग एकदम बढ़िया से कर लेंगे। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय। और जिन्होंने वीडियो को लाइक ना किया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप चाहें तो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेक केयर गाइस, टेक केयर, बाय बाय।